भारत माता की, भारत माता की। A transformation of governance cannot happen without a transformation in mindset. एक यात्रा जिसमें सेवा है, जिसमें सबक है, एक यात्रा जिसमें अथक अनवरत निश्चय का भाव है। ये कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के उन 11 वर्षों के राजनीतिक सफर की, जिसमें न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के ताने बाने को समझा गया, बल्कि अधिकारियों के भीतर समानता और खुलकर बात रखने का विश्वास पैदा किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी के साथ अपनी पहली विदेश यात्रा की कहानी बताते हैं तो पता चलता है कि कैसे पीएम मोदी ने जूनियर अधिकारियों को भी मुखर होने का मौका दिया। When the conversation started, he started with the junior most person, so that the junior most person was not influenced by what the senior person said. So today, for example, if I travel with him, I'm the last person to speak because I'm the minister. All my other colleagues express their views very open, and he would actually give more time to those who had something, I don't want to say, who had something to point out. I mean, if you started saying, sir, that was wonderful and that was fantastic, he moved on to the next person. अपने पहले ही संबोधन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को भी साथ आने का मंत्र दिया था। ये इन्होंने शुरू में कहा था कि मैं साइलोज में काम नहीं करता और मैं अधिकारियों से उम्मीद करता हूँ कि वह किसी भी प्रकार से साइलोज में काम नहीं करेंगे। आज भी वो इस मत के हैं कि अधिकारीगण अपनी मानसिक अनुशासन में साइलोज में काम करते हैं। उनका अनुशासन जो है वो साइलोज में है, जिसको तोड़ना चाहते हैं। इन 11 वर्षों में पीएम मोदी ने न सिर्फ अधिकारियों में समानता का भाव पैदा किया, बल्कि उन्होंने हर किसी के अनुभव से सीख ली, फिर चाहे वो कोई चपरासी ही क्यों ना हो। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं। क्यों तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, इन लोगों से भी हम बात नहीं करते थे। बट पीएम साहब ने हमको एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट में शायद उन्होंने हमको बोला, तो इन लोगों से पूछो, उनके बहुत एक्सपीरियंस रहता है। तो उन्होंने अपने जो ऑफिस में ऑफिस बॉय था उनसे बातचीत कैसे किया वो हमको एक्सप्लेन किया था। तब से हम भी ये लोगों से बातचीत करना हमने शुरू की। पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी पी के सिन्हा बताते हैं कि ये पीएम मोदी की बदौलत ही संभव हुआ कि आज मंत्रियों को अपने विषय की पूरी जानकारी होती है, क्योंकि 2014 से पहले तक किसी भी विषय पर अटकने पर सचिवों को बुलाकर जानकारी ली जाती थी। लेकिन पीएम मोदी ने इस परिपाटी को बदल दिया। अब मंत्री पूरी तैयारी के साथ आते हैं। एक प्रथा और उन्होंने बदली थी कि पहले 2014 से पहले कैबिनेट प्रस्तावों पर जब डिस्कशन होता था कैबिनेट में, तो कई बार किसी मामले में ज़्यादा डिस्कशन होने लगे और मंत्रीगण उतना जवाब नहीं दे पाते, विभागीय मंत्री डिटेल में जानकारी रहती नहीं उनके पास, तो विभागीय सचिव जो बाहर इंतजार कर रहे होते थे उनको बुलाया जाता था कैबिनेट मीटिंग में और वो अपनी क्लैरिफिकेशंस देते थे। लेकिन ये प्रथा भी मोदी जी ने बदल दी। हमारे टाइम में, मेरे पूरे कार्यकाल में सचिवों को कभी नहीं बुलाया गया। उनकी अपेक्षा यही रहती थी कि मंत्रियों को पूरी जानकारी होनी चाहिए अपने विषय की, कैबिनेट सेक्रेटरी को पूरी जानकारी होनी चाहिए। खास बात यह है कि पीएम मोदी की इन नीतियों का असर ये हुआ कि अब मंत्री न सिर्फ अपने विषय को पूरी तरह जानते हैं, समझते हैं, बल्कि एक दूसरे के विषय की भी पूरी जानकारी रखते हैं। ये भी मैंने इन्हीं में देखा, पहले नहीं देखा था। मैं तो बहुत समय से भारत सरकार में काम कर रहा था कि कैबिनेट में कोई प्रपोजल लिस्ट हो, उसके पहले बड़ी डिटेल ब्रीफिंग लेते हैं मोदी जी। पीएमओ अधिकारियों के साथ हर प्रपोजल को समझते हैं, उसमें क्या और सुधार हो सकता है वो देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग 145 से 65 तक पहुंचना
कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। ये संभव हुआ जन आंदोलन की भावना से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया को केवल एक नीति नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय अभियान बना दिया। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत बताते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने सभी स्टेक होल्डर्स को एक किया और कैसे मेक इन इंडिया की पावर को अभूतपूर्व जन आंदोलन बना दिया। ग्रासरूट लेवल से आप मोमेंटम शुरू करिए, तो उस पर बड़ी मेहनत हुई हमने। सारे रूल्स रेगुलेशन हटाए गए। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 145 रैंक पे थे, हमने करीब 80 रैंक जंप किया तुरंत। तो ये सब जन आंदोलन की वजह से हुआ। ये सारे के सारे जो बदलाव आए ये जन आंदोलन बनाने की वजह से हुए, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो कह रहा था उसकी सुनाई हुई। सुनाई के बाद कार्यक्रम हुआ। ये 11 वर्ष ये भी बताते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने जन भावनाओं की कद्र की। राम मंदिर का निर्माण और उसका श्रेय जनता को देना एक अभूतपूर्व मिसाल कही जा सकती है। उन्होंने जो उस समय कहा कि समाज का ये मंदिर है, समाज के सहयोग से ये मंदिर बनना चाहिए। आज जो करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपने सहयोग प्रदान किए हैं, गरीब ने भी किया है, ठेले वाले ने भी किया है, इसलिए पूरा देश इसके साथ जुड़ा है। देश के गृह सचिव गोविंद मोहन बताते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रध्वज को औपचारिकता से उठाकर जन भावना से जोड़ा। पहले जो तिरंगा केवल विशेष दिनों तक सीमित था, आज वो हर घर की छत पर शान से लहराता है। यानी हर घर तिरंगा सिर्फ एक अभियान नहीं, जन भावना बन चुका है। राष्ट्रगान नामक एक हमने कार्यक्रम किया। उसमें यह था कि हर व्यक्ति राष्ट्रगान गाएगा और उसको एक सेल्फी लेके अपलोड करेगा। इसी भावना के तहत हर घर तिरंगा में भी हमने राष्ट्र का एक प्रतीक लिया जो हमारा तिरंगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल की आग को केवल एक आपदा नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता माना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख कमल किशोर बताते हैं, पीएम मोदी ने डेटा, तकनीक और जन भागीदारी को जोड़ते हुए फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट का खाका बदल दिया। इसरो और एफएसआई की मदद से अब जंगल की आग शुरुआत में ही पकड़ ली जाती है। हिमाचल और उत्तराखंड में पीएम मोदी ने चीड़ की पत्तियों से आग रोकने के साथ साथ रोजगार का नया रास्ता भी खोला। हमारे अभी जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के हिसाब से, देश के करीब 150 जिले ऐसे हैं जहां पर हमें फॉरेस्ट फायर को कंटेन करने की ज़रूरत है, फॉरेस्ट फायर के जोखिम को कम करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम कैसे उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें, कैसे उनको ऐसा इक्विपमेंट दें जो फॉरेस्ट फायर रिस्पॉन्स में काम आए। और दूसरा जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं कि गुड फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गुड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 11 वर्षों के कार्यकाल में ब्यूरोक्रेसी में विश्वास, जनता में भागीदारी और विकास में न सिर्फ गति आई बल्कि ये कहानी साबित करती है कि कैसे इन 11 वर्षों में संकल्प से सिद्धि के मंत्र को साकार किया गया।